गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि मैं जब भी आपकी चैट बॉक्स पढ़ती हूँ उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहता है, मैम ये कौन सा पेपर है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स है उसके अंदर रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया का ये पेपर है, और उसके अंदर हम ऑलरेडी जो है अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 1 था हमारा बिल्डिंग पर्सपेक्टिव अबाउट चिल्ड्रन। उसके अंदर 4 सेक्शंस थे, जिन चारों सेक्शंस को हम लोग ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमें जो शुरू करना है दैट इज यूनिट सेकंड, एंड यूनिट सेकंड इज अबाउट द मेथड्स, टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर स्टडीइंग चिल्ड्रन। और उसके अंदर भी जो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है जिसकी हम बात करेंगे वो है लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की बात हम थोड़ा सा समझ पा रहे हैं कि ऑलरेडी इस पेपर के अंदर हम एक यूनिट कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड यूनिट, और सेकंड यूनिट का भी जो सबसे पहला जो सब हेड है आज हम उसकी बात करेंगे, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, पर इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा रिसर्च से भी जुड़ा हुआ है और बहुत ही ज्यादा मतलब मजेदार भी है। पर इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम सब एक नजर इसकी टर्म पे डालें। ठीक है, जो क्या है लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल में एक शब्द है जिससे जुड़ के बना है, दैट इज लॉन्ग। लॉन्ग इज व्हाट? अ प्रोलॉन्ग्ड वे, लगातार, निरंतरता, जिसके अंदर एक लंबाई है किसी चीज के अंदर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल मतलब कहीं ना कहीं उसके सेक्शंस हैं। सेक्शंस मतलब कुछ हिस्से हैं जिनसे जुड़कर बना है। तो मुझे लगता है अगर हम अपने दिमाग में ये जो एक कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा है, सपोज करो क्योंकि आपके लिए शायद बिल्कुल नया एक टॉपिक है, तो शब्द के अंदर जो उसका जो अपना अर्थ जो निहित है, अगर हम सिर्फ उस अर्थ के अर्थ को भी समझने की कोशिश करें तो शायद कहीं ना कहीं एक हमारा छोटा सा पर्सपेक्टिव या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक को लेके डेवलप हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। दोनों के दोनों, चाहे वो आपका क्रॉस सेक्शनल हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो, दोनों ही कौन से स्टडीज है? ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है। वी नीड टू ऑब्जर्व एज अ रिसर्चर, वी नीड टू ऑब्जर्व द थिंग कि इसके दोनों में ऑब्जर्वेशन का एक बहुत अहम रोल है। And at the same time there is the researcher record the information. It's not only about observation. Observation is another thing. I'm observing the behavior. Suppose एक बच्चा है, मैं उस बच्चे के behavior को observe कर रही हूँ। But if I'm talking about either cross sectional, या वो cross sectional है या वो longitudinal study है, उन दोनों ही केस में ऑब्जर्व करने के बाद एक एज अ रिसर्चर मैं उस इंफॉर्मेशन को क्या करती हूँ? रिकॉर्ड करती हूँ। ठीक है, विदाउट, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर आप याद रखिएगा, विदाउट मैनिपुलेटिंग द स्टडी एनवायरमेंट। हम इसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं करते, किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल सेटिंग्स नहीं करते। ठीक है, हम ऑब्जर्वेशन एक हथियार है, एक टूल है। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं, अपनी समझ बनाते हैं, और साथ में क्या करता है रिसर्चर? इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। जो भी वो ऑब्जर्व कर रहा है, जिस तरीके से जिस एनवायरमेंट में ऑब्जर्व कर रहा है उसको उसी के अंदर रिकॉर्ड करता चला जाता है। एंड द थर्ड थिंग, देयर इज नो स्कोप फॉर मैनिपुलेशन इन द स्टडी एनवायरमेंट। द नेचुरल, द एनवायरमेंट शुड बी वेरी 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 नेचुरल। उसके अंदर किसी भी प्रकार के चेंज का, मैनिपुलेशन का स्कोप नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा अच्छा एक एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, लाइक अगर मैं बात करूं, इफ यू वांट टू सिंपली मेजर द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ डेली वॉकर्स। लोग सुबह वॉक पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, आपके आसपास के पार्क्स में भी जाते हैं। अक्सर जो लोग वॉक करते हैं मतलब सबका कुछ ना कुछ कोलेस्ट्रॉल का कुछ ना कुछ लेवल होता है। ठीक है, इफ ए सिंपल मेजर, मैं कोलेस्ट्रॉल लेवल जानना चाहती हूँ उनका जो डेली वॉक करते हैं और जो वॉक नहीं करते, with any other characteristic that might be of interest of you। कोई भी और एक कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हो। सपोज मैं देखना चाहती हूँ कि रोज वॉक करने से उनके स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है, उनके डे टू डे शेड्यूल पे क्या फर्क पड़ता है, एनी अदर एस्पेक्ट। लाइक फर्स्ट थिंग व्हिच आई वांट टू ऑब्जर्व हियर इज कि डेली वॉक करने से इंडिविजुअल्स के कोलेस्ट्रॉल लेवल पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। देन वी वुड नॉट इन्फ्लुएंस द नॉन वॉकर टू टेक अप दैट एक्टिविटी और एडवाइज डेली वॉकर्स टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर। वी वुड नॉट ट्राई टू इंटरफेयर। समझ में आया? द ओनली थिंग इज दैट कि अगर मैं किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना चाहती हूँ, मैं ऑब्जर्व करना चाहती हूँ कि जो लोग रोज सुबह वॉक पे जाते हैं उससे उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके अंदर अगर मेरे को ये क्रॉस सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करनी है तो मैं सिंपली उनको ऑब्जर्व करूंगी विदाउट चेंजिंग देयर एनवायरमेंट। जो लोग रोज वॉक पे जा रहे हैं ना, तो मैं उनको कहूंगी कि वो अपनी किसी प्रकार के शेड्यूल में परिवर्तन करें। नहीं नहीं, आप तो धीरे चल रहे हो, बहुत तेज चलो, ऐसा कुछ नहीं। आई विल नॉट चेंज देयर एनवायरमेंट। एट द सेम टाइम जो लोग वॉक पे नहीं जाते हैं, मैं उनको भी नहीं कहूंगी अरे थोड़ा वार्म अप कर लो, वॉक पे नहीं जाते हो तो कम से कम, बिकॉज आई वांट टू नो योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। नो, वी विल नॉट चेंज एनीथिंग, वी विल नॉट इंटरफेयर इन देयर एनवायरमेंट, वी विल नॉट मैनिपुलेट द एनवायरमेंट। अगर हम मैनिपुलेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं
इन दोनों ही स्टडीज का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो उसका जो हैम्पर हो जाता है। तो दे बोथ आर द ऑब्जर्वेशनल स्टडीज विदाउट मैनिपुलेटिंग द एनवायरमेंट, राइट, एंड विदाउट लेटिंग देयर सब्जेक्ट, आई मीन वो जो सब्जेक्ट के साथ जितना कम इंटरफेरेंस होगा उसके एनवायरमेंट में, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव वे में हम किसी भी चीज को क्रॉस सेक्शनली या लॉन्गिट्यूडनली स्टडी कर सकते हैं, राइट। सो the defining feature of a cross-sectional study is that it can compare different population groups at a single point of time. Think of it in a term of taking a snapshot. Very interesting. The moment I talk of cross-sectional study का मतलब क्या होता है कि आप different population को एक point of time पे study कर सकते हो। एक बड़ा एक अच्छा example देती हूँ। जैसे for example, आप एक बच्चे के बारे में study करना चाहते हो, क्योंकि हमने पहला unit पढ़ा था building perspective about children. बच्चों के बारे में अपनी समझ बनाना, यही था ना हमारे फर्स्ट यूनिट जो हमने पढ़ा था। एंड द फोर्थ यूनिट उसके अंदर ये था कि नोइंग चाइल्ड एज अ रिसर्चर, एक रिसर्चर होने के नाते बच्चे को जानना। अब सपोज करिए क्या कहते हैं कि एक बच्चे को जानने के लिए कंप्लीट लाइफ स्पैन, हमने बहुत सारी साइकिल्स पढ़ी थी, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट पढ़े थे जो 0 से लेके टिल 60 इयर्स एंड इवन यू नो इन देयर ओल्ड एजेस आल्सो, आई मीन टिल द डेथ ऑफ द लाइफ, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो कितना मुश्किल होगा एक रिसर्चर के लिए अगर मैं एक ही बच्चे का 0 से लेके, आई मीन द टाइम द चाइल्ड केम इन वूम, और उसके टिल द एंड उसकी स्टेजेस को पढूं और फिर कुछ लिखूं। पता चला उसको पढ़ते पढ़ते मैं ही नहीं जिंदा रही, देन हाउ आई विल डू द स्टडी। तो उस सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक ग्रुप बनाऊंगी, लाइक 0 to 5 इयर्स के मैंने 5 बच्चों का स्टडी कर लिया एक साथ ही, 5 to 10 इयर्स के जो है एक ग्रुप मैंने बना लिया, उन बच्चों का स्टडी करा, 10 to 15 ऐसे डिफरेंट स्लॉट में, डिफरेंट टाइम फ्रेम में जो पॉपुलेशन है हमारी, उसको एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे लाके उनके फीचर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, उनके फीचर्स की हम स्टडी कर सकते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्रॉस सेक्शनल स्टडी। So whenever like we talk of the cross-sectional study, it is something to make the things like in such a way, यहाँ बैठ के एक बहुत दूर की एक जनरेशन की विजुअलाइजेशन को लेके एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सब इकट्ठा कर देना ही क्रॉस सेक्शनल है। क्रॉस सेक्शनल मतलब स्टडी उतना ही किया, देखो मैंने एट द एंड 0 ईयर से लेके 60 ईयर्स तक के इंडिविजुअल का स्टडी किया, लेकिन मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने 60 साल का समय ट्रेवल नहीं किया। Like otherwise, if I talk in terms of longitudinal study, तो longitudinal study में जो मैंने ग्रुप इकट्ठा किया होता कि मेरे को अभी 0 साल के, मतलब 0 जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं, मैंने 5 बच्चे लिए, उनको ही मैं अगले 30 साल तक अध्ययन करूंगी, देन इट इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लंबे समय तक अपने ही पार्टिसिपेंट्स, अपने ही ग्रुप के लोगों का अध्ययन करना, वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बन जाता है। बट द मोमेंट आई टॉक ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसका मतलब है कि टू टेक द, आई मीन लाइक डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप को एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे लाके स्टडी करना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सेक्शंस बना लिए, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो शायद चीजें आगे बहुत इंटरेस्टिंग और आसान हो जाएगी। तो व्हाट आई डिड, आई मेड सर्टेन सेक्शंस, राइट। ये एक ग्रुप है, मैंने इस पर्टिकुलर एज ग्रुप से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया, इस एज ग्रुप से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया, इस एज ग्रुप से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया, एंड सो ऑन। इन दैट वे I selected so many people at the different age group, और उन सबका एक जैसे snapshot लेते हैं ना, that's kind of a snapshot, right? Findings are drawn from whatever fits into the frame, ठीक है। जो चीज जैसे जैसे फ्रेम में फिट हो जाती है उस तरीके से उसको फिट करके हम अपनी फाइंडिंग्स को ड्रॉ कर लेते हैं। एंड व्हाट इज द बेनिफिट, अब बात ये आती है कि व्हाई द क्रॉस सेक्शनल स्टडी का जो डिजाइन है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। द बेनिफिट ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन इज दैट it allows the researcher to compare many different variables at the same time। जो शायद ये फ्रीडम हम लोगों को एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में शायद ना मिले, हम बहुत सारे वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बात किया कि उसके अंदर जो है कि जो मेरे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स है, डिफरेंट एज ग्रुप में आई कुड हैव बीन चेंज वेरिएबल्स, आई कुड हैव बीन ऐड ऑन वेरिएबल्स, आई कुड हैव बीन टेक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, सर्टेन लाइक 7-8 वेरिएबल्स को भी मैं स्टडी कर सकती हूँ। लाइक उस ग्रुप के अंदर अगर मैंने डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चे लिए, उनका मैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस, बहुत सारे वेरिएबल्स को लेके with respect to their environment I could have been study, but only thing is that I should not try to interfere in their environment, I need not to manipulate the environment। ये दो चीजें मैं नहीं करूंगी, otherwise I could have been study quite many variables, में बहुत सारे variables। अब variable क्या होते हैं, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब आप पूछेंगे मुझसे variable क्या होता है, मैं बहुत सारे variable तो स्टडी कर सकते हो। variable होता है कोई भी ऐसा यूनिट जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा एक एक एरिया या फिर एक एस्पेक्ट जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, बिकम अ पार्ट ऑफ वेरिएबल। जैसे
like age, gender, income, educational level, in relation to walking, cholesterol level, with little or additional no cost. So when I talk of age, gender, income, educational level, cholesterol level, the walkers, walking level, so these all are the variables. कुछ इंडिपेंडेंट है, कुछ डिपेंडेंट है, उनकी हम यहाँ अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे उनकी जरूरत नहीं है. बट वेरिएबल इज दैट सिंगल यूनिट विच इज अटैच टू इट, जो उसको एक मीनिंग देती है, जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, तो वो यूनिट क्या कहती है, वेरिएबल बन जाती है. However, the cross-sectional studies may not provide the definite information about the cause and effect relationship. This is because such studies offer a snapshot of single moment in a time. They do not consider what happens before or after the snapshot is taken. Therefore, we can't know for sure if our daily walkers had low cholesterol level before taking up their exercises regimes, or if the behavior of daily walking helped to reduce the cholesterol level that previously very high. Very interestingly, जब हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की बात करते हैं तो इसके अंदर एक जो एक तरीके से जो उसका हम लोग एक लिमिटेशन देख सकते हैं इज दैट कि जरूरी नहीं कि वो हमें एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन दे पाए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट लाइक व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. अगर मैंने देखा कि जो लोग वॉक करते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल पे इफेक्ट आता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका कम हो जाता है, या फिर वॉक करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल सपोज बढ़ जाता है. So cause and effect, what is the reason for them to go for a walk actually? What is the reason for them to, with this high and low level of cholesterol, उसके cholesterol के level का क्या पहले से relationship है, क्यों उस पे effect पड़ रहा है, क्या कारण है कि वो लोग walk पे जाते हैं. तो ये जो सारी चीजें हैं, जो previous चीजें हैं, उसकी information हमें नहीं मिल पाती. क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, it is in a single moment. आपने सिर्फ एक मोमेंट का स्टडी किया है. दैट सिंगल मोमेंट इज व्हेन द इंडिविजुअल्स आर वॉकिंग फॉर दे जस्ट वेंट आउट फ्रॉम देयर हाउसेस टू वॉक. आपने वही एक मोमेंट स्टडी करा और उस मोमेंट में हमने क्या लिया, हमने लिया कोलेस्ट्रॉल लेवल और उनका जो वॉक करने का इंटेंसिटी है, उसके रिलेशनशिप को हमने स्टडी किया. तो उसके अंदर हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जैसी चीजों के बारे में पता नहीं चल पाता. तो इसीलिए ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो लोग डेली वॉक पे जा रहे हैं तो उनकी क्या स्थिति थी कोलेस्ट्रॉल लेवल की, वो लो था या क्या था, जब उन्होंने ये रेजोल्यूशन लिया होगा, जब उन्होंने ये सोचा होगा कि अब से हम डेली वॉक पे जाएंगे, और उनका क्या बिहेवियर रहा होगा, मतलब वो किस तरीके से उनको रिड्यूस कर रहा है कोलेस्ट्रॉल लेवल. रिड्यूस करने में हो सकता है वो कुछ मेडिसिन भी ले रहे हो सकता है वो उसके बाद कुछ योगा एक्टिविटी भी करते हो. तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम बहुत इफेक्टिवली रीड नहीं कर पाते. वी यूजुअली फोकस ऑन दैट सिंगल मोमेंट जिस मोमेंट में हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं. ठीक है, like at the same time, like if I just talk of the cross sectional study, तो cross sectional study को हम दो तरीके से देखते हैं. there are basically two types. One is descriptive, another one is analytical. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव की बात करती हूँ, डिस्क्रिप्शन से आपको क्या समझ में आता है? व्हेन आई जस्ट टॉक ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल सर्वे मींस प्योरली डिस्क्रिप्टिव, which is used to assess the burden of a particular disease in a defined population. ठीक है, for example, एक random sample of school लिया across anywhere may be used to assess the prevalence of asthma among 12 to 14 years old age. तो उसके अंदर मैंने क्या किया, एक डिस्क्रिप्शन लिखा, जिस डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने क्या किया, एक किसी भी डिजीज का जो बर्डन है, डिजीज का जो इम्प्लीकेशन है, उसको मैंने स्टडी करने की कोशिश करी. तो मैं इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट चीजों के अंदर नहीं जाऊंगी. व्हाई इट इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग, व्हाट आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड इट. द ओनली थिंग इज दैट आई विल राइट अ सिंपल डिस्क्रिप्शन कि दिस इज हैपनिंग एंड like 12 to 14 years के एज ग्रुप में ये चीज इस तरीके से प्रिवेलेंट है. राइट. Second is an analytical cross-sectional survey may also, analytical cross-sectional survey की जब हम बात करते हैं, may also used to investigate the association between the putative risk factor and a health outcome. क्या risk factor है और क्या उसका health outcome है. However, this type of study is limited in its ability to draw the valid conclusion as to the association between a risk factor and health outcome. In a cross-sectional survey, the risk factor and outcome are measured simultaneously. Risk factor क्या है और outcome क्या है, वो दोनों simultaneously analysis होता रहता है. अच्छा, because of this, ठीक है. तो जो risk factor है और जो उसका जो outcome है, we used to measure these things simultaneously, and therefore it may be difficult to determine whether the exposure preceded or followed the disease.
So in practice, cross-sectional studies will include in any element of both types of design. ठीक है, हालांकि इन दोनों ही डिजाइन्स के अंदर अपने अपने कुछ इश्यूज है जिनकी हम लोग बाद में बात करेंगे, बट क्रॉस-सेक्शनल स्टडीज में दोनों ही तरीके की चीजें आ जाती हैं, दैट इज एनालिटिकल एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, राइट। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो for the longitudinal study. तो longitudinal study क्या है? A longitudinal study like a cross sectional one is observational. ठीक है, अगेन दोनों की दोनों क्या है, ऑब्जर्वेशनल है. So once again, researcher do not interfere with their subjects. Again, researcher को किसके अंदर interfere नहीं करना, अपने subject के साथ interfere नहीं करना है, वो situation को manipulate नहीं करना है. Observational है, no interference, no manipulation, right? However, in a longitudinal study, researchers conduct several observations of same subjects. It is again very, very, very important, which creates a difference between longitudinal and the cross-sectional study. That in longitudinal study, the researcher conducted the several observation of the सेम सब्जेक्ट, ठीक है, सेम सब्जेक्ट को लेके वो ऑब्जर्वेशन लेता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक सेम सब्जेक्ट के साथ बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लेता है, समटाइम्स लास्टिंग मेनी इयर्स, और कभी कभी बहुत सालों तक, 20 सालों तक हम लोग उसकी स्टडी को करते रहते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. And now it comes to what is the use of doing a longitudinal study. अब सोच के बताओ, आप एक क्रॉस सेक्शनल है, एक लॉन्गिट्यूडनल है. क्रॉस सेक्शनल में डिफरेंट पॉपुलेशंस है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इन लॉन्गिट्यूडनल सेम पॉपुलेशन है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो हम लोगों का दोनों लेवल के अंदर जो चीजों को समझने का नजरिया अलग होगा, दोनों के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं. तो बेनिफिट क्या हुआ? द बेनिफिट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इज दैट researchers are able to detect the developments or changes in the characteristics of the target population at both the group and the individual level. हम उनके अंदर जो जो चीजें वक्त के साथ चेंज हो रही हैं, कभी कभी बिकॉज उसके अंदर जो है हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ये चेंज किस चीज के कारण आया है, ऐसा क्यों हो रहा है. But when it comes to the longitudinal studies, it became very easy for us to to comment, to talk about the changes or the development in the characteristics of the target population at both the group or the individual level. चाहे दोनों ही, चाहे वो individual level में change हो, चाहे group level में change हो, at both the levels it became easy for as a researcher to detect the developments. So the key here is that longitudinal studies extend beyond a single moment in time. As a result, they can establish a sequence of events. एक टारगेट पॉपुलेशन है, उसको हमने लंबे समय तक इंडिविजुअल या ग्रुप, उसको हम लंबे समय तक स्टडी कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है फॉर अस टू एस्टैब्लिश अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना, डेवलपमेंट को समझना, उन चेंजेस को समझना जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम हमारी पॉपुलेशन में, हमारी पॉपुलेशन सेलेक्टेड पॉपुलेशन में हमें देखने के लिए मिलती है. टू रिटर्न, अब हम क्या करें, वी आर गेटिंग बैक टू आवर एग्जांपल. हम लोगों ने भी माइट चूज टू लुक एट द चेंज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल. हमने पहले क्या स्टडी किया था, कोलेस्ट्रॉल लेवल की हम बात कर रहे थे क्रॉस सेक्शनल के अंदर. तो वी माइट चूज टू लुक एट द चेंज इन द कोलेस्ट्रॉल लेवल अमंग विमेन over 40 who walk daily for a period of 20 years. अब हमने क्या किया, हमने उन वुमेन्स को लिया जो 40 से ऊपर की उम्र में है और जो डेली 20 किलोमीटर वॉक करती हैं. The longitudinal study design would account for cholesterol level at the onset of a walking rhythm and as the walking behavior continued over time. तो longitudinal study design क्या करता है, we are like therefore the longitudinal study is more likely to suggest the cause and effect relationship than a cross sectional study by virtue of its scopes. Very interestingly, like to understand this the longitudinal study, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, हम कुछ स्टडी कर रहे थे, जो हमने एग्जांपल लिया कोलेस्ट्रॉल लेवल और वॉक का इफेक्ट. ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल और वॉक से किसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, बट उसके अदर फैक्टर्स क्या है उसके बारे में हम नहीं जा रहे थे. बट व्हेन इट कम्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, तो हमने क्या किया, 40 से अबव की फीमेल्स जो डेली 20 किलोमीटर स्टडी, मतलब जो डेली जो है वॉक करती हैं 20 साल फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल तक हमने उनको स्टडी किया. इट्स अ ह्यूज टाइम गैप. ठीक है, उस लंबे समय के अंदर तो जितना भी उसके अंदर चेंजेस था, इफ समबडी टेक अ रिजम, इफ समबडी टेक अ रेजोल्यूशन, मैं डेली इतने किलोमीटर वॉक करूंगी, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, उसके बाद मैं योगा भी करूंगी, क्या क्या चीजें चेंज हुई और किस किस तरीके से उसके एनवायरमेंट में चेंज हुआ, वो जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से स्टडी किया जा सकता है. एंड दैट इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. दो there is a challenge also, challenges की भी हम बात करेंगे, and the biggest challenge is that is to study the same population for that longer period of time. It itself is a big challenge, right? So
इन जनरल आई मीन द रिसर्च शुड डिराइव द डिजाइन. अगर हम नॉर्मली बात करें तो रिसर्च क्या करते हैं, डिजाइन को डिराइव करता है. बट समटाइम्स जब प्रोग्रेशन है रिसर्च की, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन विच डिजाइन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. आपका कोई भी आई मीन जो आपकी रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है, आई मीन किसी भी स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है, बच्चे के बारे में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, किस तरीके के हम बच्चों को पढ़ना चाहते हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ना चाहते हैं, वो जो हमारा उद्देश्य है वो ही हमारा डिजाइन बनवाने में हेल्प करता है. उस उद्देश्य से ही हमारा रिसर्च डिजाइन प्रभावित होता है. बट समटाइम्स व्हाट हैपन, द प्रोग्रेशन ऑफ द रिसर्च हेल्प्स डिटरमाइन व्हिच डिजाइन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. The cross-sectional studies can be done more quickly than the longitudinal studies. ये हमें समझ में आ गया. फिर उसके अंदर क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा डिफरेंट सेक्शंस, हम डिफरेंट पॉपुलेशन को एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में लेके आ सकते हैं. बट when it comes to the longitudinal study, हमें एक ही पॉपुलेशन को लंबे समय तक स्टडी करना पड़ता है. तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है बहुत जल्दी, बहुत क्विकली हो जाता है इन कंपैरिजन टू द longitudinal study. That's why researchers might start with a cross sectional study to first establish whether there are links or association between the certain variables. Then they would set up a longitudinal study to study the cause and effect. ठीक है, इसीलिए यूजुअली देखा गया है जो बहुत बड़ी साइकोलॉजी की रिसर्चेस होती हैं, दे स्टार्टेड फर्स्टली विद द क्रॉस सेक्शनल स्टडी टू जस्ट नो व्हिच काइंड ऑफ एसोसिएशंस इन सर्टेन वेरिएबल्स. जब हम क्रॉस सेक्शनल इन द सेंस, मैंने ये 5 ग्रुप उठाए इंडिविजुअल्स के, उनको मैंने स्टडी किया. उस स्टडी के अंदर मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला अच्छा इन वेरिएबल्स का एसोसिएशन इस तरीके का है. वंस आई कल आउट द एसोसिएशन अमंग द वेरिएबल्स या बिटवीन द वेरिएबल्स, उसके बाद क्या करा, मैंने एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी सोचा, क्योंकि अब मैंने वेरिएबल्स तो मैंने देख लिया, मैंने उन वेरिएबल्स का एसोसिएशन भी देख लिया, मैंने ये भी देख लिया किस तरीके से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ काम कर रहा है. बट नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ आई मीन लाइक how they're affecting, you know, what are the causal factors, I mean how they're establishing the cause and effect relationship, किसका किस पे कितना प्रभाव पड़ रहा है. तो उसको करने के लिए what we need to do, अभी sometimes the researchers they get into the longitudinal study. तो ऐसा भी हो सकता है. क्रॉस सेक्शनल स्टडी का एक अपना फीचर है, एक अपनी ब्यूटी है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की एक अपनी ब्यूटी है. बट समटाइम्स व्हेन इट कम्स टू द रिसर्च, व्हेन स्पेशली इट कम्स टू द साइकोलॉजी, देन लोग लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल को मिलाकर भी बहुत सारी स्टडीज की गई हैं, जिसमें इनिशियल और फर्स्ट स्टेज में क्रॉस सेक्शनल स्टडी किया गया. उसके बाद जो वेरिएबल्स थे उसके अंदर से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले गए, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के एसोसिएशन को समझा गया. उसके एसोसिएशन समझने और एस्टैब्लिश करने के बाद उसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानने के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी किया गया. लॉन्गिट्यूडनल मतलब फिर से लंबे समय के लिए किसी एक ही पॉपुलेशन, आगे एक ही ग्रुप का स्टडी करना, इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, राइट. सो when it came to the longitudinal study, or if I can say, I mean there is again there are the type of the longitudinal studies जिसके बारे में हम बात करेंगे. Types of longitudinal studies, there are the range of different types of longitudinal studies: cohort studies, panel studies, record linkage studies. This study can be either the prospective and retrospective in nature. So there are the different kind of studies, as we talked in the cross-sectional studies, descriptive and analytical. In the same way, longitudinal studies, there is the cohort studies, there are the panel studies, record linkage studies. These are the 3 kind of studies. जिसको हम, it can be prospective and it can be retrospective in nature. So when we talked of longitudinal versus cross-sectional studies, it is again very interesting. ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट वे बताया है, मतलब जो रिसर्चर्स हैं, मिनार्ड की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है जब आप उसको कंट्रास्ट में रखोगे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के. इसको समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है. अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आप इसको समझना मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम इसको नहीं समझ पाएंगे. एंड इफ यू रियली वांट टू डेवलप आवर अंडरस्टैंडिंग इन इफेक्टिव वे, then it is good to put in contrast the longitudinal research design with contrast to the cross-sectional research design. Second, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन की अगर हम बात करते हैं तो डेटा जो कलेक्ट किया जाता है, वन और मोर वेरिएबल, चाहे वो एक वेरिएबल हो चाहे एक से ज्यादा वेरिएबल, और वेरिएबल क्या होती है इसके हम बात कर चुके हैं, फॉर अ सिंगल टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर सिंगल टाइम पीरियड पे डेटा कलेक्ट किया जाता है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. टाइम is very important. Cross sectional design में single point of time is matters the most. उस single point of time पे आप चाहे एक वेरिएबल की स्टडी करो चाहे एक से ज्यादा वेरिएबल की स्टडी करो, but that time matters, right? But when it comes to longitudinal research, सेम डाटा कलेक्ट कर सकते हो आप एक या एक से ज्यादा वेरिएबल के लिए for 2 or more time period. इसमें कितने भी टाइम पीरियड्स हो सकते हैं. It can be 2, it can be more than 2, it can be 20 years, it can be 50 years, it can be like anything.
बट व्हेन इट कम्स टू क्रॉस सेक्शनल डिजाइन या क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, तो वहां पर आप एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अभी राइट नाउ मैं पिछले जो 50 या 100 जनरेशन के लोगों के बारे में इकट्ठा स्टडी कर सकती हूँ। आई नीड नॉट टू ट्रेवल दैट पीरियड ऑफ टाइम। इफ आई वांट टू स्टडी, मैं अगर पढ़ना चाहती हूँ कि किस तरीके से अभी चेंजिंग कोरोना सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में किस एज ग्रुप के स्टूडेंट में कितना चेंज आया, तो मुझे उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के साथ साथ ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई कैन डू, आई विल सेलेक्ट सम स्टूडेंट ऑफ एट द एज ऑफ 5, 20, 30। तो इस तरीके से करके तीनों एज ग्रुप के बच्चों के बारे में मैं इम्पैक्ट देख सकती हूँ, मैं स्टडी कर सकती हूँ। तो इन दैट वे द क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज लाइक इजी टू हैंडल। आपका टाइम सेविंग थोड़ा सा इसके अंदर हो जाता है। सो दिस इज द एग्जांपल। इस पिक्चर में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, देखो लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन क्या है, आप एक एरो देख सकते हो, ये एक छोटी बच्ची खड़ी है, ठीक है, देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल, सेम पीपल स्टडीड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, सेम पीपल। ये लड़की अपने आप बढ़ते बढ़ते, नाउ एट द टाइम शी वाज 5 years old, नाउ शी इज 25 years old। एक ही लड़की को मैंने एक ही इंडिविजुअल सेलेक्ट किया, वो जो पहले 5 साल की थी, फिर वो जो वहां बीच में खड़ी है, शी इज ऑफ 25 years old एंड नाउ शी जस्ट टर्न टू द 60, अब वो 60 years की हो चुकी है, राइट? Then I studied only one individual over a period of time. But when it comes to cross-sectional design में है मतलब different section, ठीक है, मुझे उसके लिए टाइम ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने 3 डिफरेंट इंडिविजुअल सेलेक्ट किए। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल में एक ही बच्चा था, उस एक बच्चे को पहले मैंने तब स्टडी किया जब वो 5 साल का था, फिर मैं उसके साथ रही तब वो 25 का हो गया, फिर वो 60 का हो गया। इस तरीके से एक ही बच्चे को स्टडी किया। क्रॉस सेक्शन में मैंने क्या किया, मैंने 3 इंडिविजुअल्स लिए, पहला 5 साल का लिया, फिर मैंने 25 साल की एक महिला ली, फिर मैंने 60 साल का एक पुरुष लिया, और मैंने उन तीनों को फिर स्टडी कर लिया आज ही की डेट में। देन दैट इज अ क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। पीपल ऑफ वेरिंग एजेस स्टडीड साइमल्टेनियसली, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को एक साथ स्टडी करना क्रॉस सेक्शनल डिजाइन की कहीं ना कहीं एक ब्यूटी बन जाती है, या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक या एक क्वालिटी बन जाती है, राइट? When I talk of the definitions of the longitudinal study, अगर मैं longitudinal studies की definitions की बात करूं तो collected, you know, longitudinal study it collect the data for 2 or more distinct period, ठीक है। longitudinal study के अंदर क्या होता है, वो एक पीरियड से दो, ऑफ कोर्स दो या दो से ज्यादा टाइम पीरियड्स का डेटा कलेक्ट करता है। 2 या 2 से ज्यादा कैसे, जब वो बच्ची 5 से 25 साल तक ट्रेवल करी, वो एक टाइम पीरियड हो गया, 25 से 60 ट्रेवल किया या 50 ट्रेवल किया, वो एक टाइम पीरियड हो गया। तो इट कैन बी, आई कैन मेक इट डिफरेंट लेवल ऑल्सो। मैं उस बच्ची के साथ 5 बच्चे इकट्ठे कर सकती थी। 5 से 15 साल का एक टाइम पीरियड हो गया, 15 से 25 का एक टाइम पीरियड हो गया, 25 से 30 का हो गया। इस तरीके से दैट वे आई कैन make the 2 or more distinct time periods, right? Another point is like same or comparable analyzed cases from one period to the next, and analysis involving some comparison of the data between the periods. It's interesting. तो जब हम इसके अंदर बात करते हैं longitudinal study की, it can be the same, ठीक है, और we can say the comparable analyzed cases, उसके साथ साथ जो पहले cases हो चुके हैं या फिर इस तरीके की जो studies होती हैं, हम उनको फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट एक साथ या एक से आगे वाले पीरियड में एनालिसिस भी कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं, एंड दैट कंपैरिजन ऑफ द डेटा बिटवीन द पीरियड्स। और सबसे बड़ी बात है, हम उसके अंदर जब डेटा का कंपैरिजन करते हैं उसमें टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो किस पीरियड में, किस टाइम पीरियड में किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स या किस तरीके के चेंजेस या किस तरीके के डेवलपमेंट या किस तरीके के वी कैन से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुए हैं, वी कैन ऑल्सो स्टडीड ऑल दोज, राइट? जब हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की बात करते हैं या लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे 2 बेसिक प्राइमरी पर्पस सॉल्व करती है। अब वो 2 बेसिक प्राइमरी पर्पस क्या है, हमें काफी कुछ समझ में आ गया। देन द 2 बेसिक प्राइमरी पर्पस इज टू डिस्क्राइब पैटर्न ऑफ चेंज एंड टू एस्टैब्लिश द डायरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा बेसिक उद्देश्य है, हमें ये पता चलता है कि डायरेक्शन क्या है। अगर मैं बात करती हूँ डेवलपमेंट की, लाइक अगर मैं बच्चे की बात करती हूँ, इफ आई टॉक ऑफ अ चाइल्ड and I want to see the impact of child of this 21st century में, ये जो हमारा artificial intelligence का impact देखना चाहती हूँ बच्चे के अंदर, तो मैं एक पैटर्न स्टडी कर पाऊंगी, एक चेंज का पैटर्न स्टडी कर पाऊंगी, और मैं एक डायरेक्शन दे पाऊंगी कि भैया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लाइक फ्रॉम y to x और फ्रॉम x to y, ठीक है। पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ से वहां जा रहा है, नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च स्टडी हमें हेल्प करती है टू नो एक्चुअली द डायरेक्शन, टू नो द पैटर्न ऑफ चेंज, कि अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो वो जो परिवर्तन है उसकी दिशा क्या है।
देखो until unless हमें डायरेक्शन पता नहीं चलेगा, दैट्स व्हाई आई मीन कहीं ना कहीं ये जो स्टडीज हैं, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हो, वो टू नो द चाइल्ड एंड टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी एंड स्पेशली दैट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्ड, जिस संदर्भ में बच्चा रह रहा है उन संदर्भ को जानने के लिए, उस बच्चे को बहुत प्रभावी तरीके से जानने के लिए ये दोनों ही स्टडीज शायद बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। अगर क्योंकि हम बच्चे को जानेंगे नहीं तो शायद हम उसके लिए चीजों पे काम नहीं कर पाएंगे, हम खुद पे काम नहीं कर पाएंगे, समाज पे काम नहीं कर पाएंगे, हम शायद ये नहीं देख पाएंगे कि बच्चे का उचित विकास, बच्चे का जो पॉजिटिव विकास है, डायरेक्शन जिस तरीके से जाना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से परिवर्तन जरूरी हैं या कौन कौन से परिवर्तन जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ द मोबाइल फोन्स या इंटरनेट ऑन द जनरेशन, तो उसके लिए अगर मैं एक स्टडी करूंगी तो मैं शायद ज्यादा बेहतर तरीके से जान पाऊंगी इफ इट इज लॉन्गिट्यूडनल इन द सेंस, अगर आज के टाइम में तो एक बिल्कुल बच्चा जो नर्सरी का बच्चा, फर्स्ट का बच्चा, उसके हाथ में भी फोन है, इफ आई विल लाइक चूज सम ऑफ द इंडिविजुअल, मैंने उनको फोन दिया, इंटरनेट एक्सेस दिया, एंड 5 साल से लेके अगर मैं अगले 5 साल जब वो 10 साल तक के होते हैं मैं उसको स्टडी करती हूँ, आई कैन सी द चेंज इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, देन इट बिकम वेरी इजी फॉर मी to know the pattern of that change, whether this is in the positive direction or it's in the negative direction. Then the very first thing, it's easy. It helps us to understand the direction of the change. Second, it describes the magnitude of the causal relationship. Causal relationship again, cause and effect relationship कि किस कारण से कौन सा प्रभाव बहुत प्रभावी है, मैग्नीट्यूड गहराई क्या है, I mean is it really that powerful cause कि इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है। तो इमीडिएटली अगर लगता है कि सिचुएशन नेगेटिव हो रही है एंड विद सर्टेन रीजन इन द सेंस दिस इज अ कॉज जिसके कारण सिचुएशन खराब होती जा रही है, देन इट बिकम द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर सोसाइटी टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल व्हिच बिकम द कॉज फॉर दैट नेगेटिव इम्पैक्ट। तो कहीं ना कहीं हमें दो चीजों में मदद करता है। पहली चीज किसमें मदद करता है, ये हमें एक डायरेक्शन निर्धारित करने में मदद करता है। इट हेल्प्स अस टू नो द पैटर्न ऑफ चेंज कि किस तरीके से चीजें परिवर्तित हो रही हैं, वो शायद वो पॉजिटिव में हो रही है या नेगेटिव में हो रही है। सेकेंड चीज ये हमें हेल्प करता है टू डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड क्या है, गहराई क्या है उस कॉजल रिलेशनशिप की, उस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मैग्नीट्यूड क्या है। एट द सेम टाइम I mean we can say somehow that the longitudinal research, it is underutilized in our field. Underutilized in our field मतलब कहीं ना कहीं हम longitudinal research की जो I mean they are the very effective, they are the very I mean very helpful for the society, but somehow it is underutilized in our field. Like I mean smaller data collections, points when compared with other fields like economics and traditionally associated with the quantitative paradigm. Whenever we talk of the longitudinal research, because it takes a huge lot of time, तो हम लोग कहीं ना कहीं जब बच्चों के related किसी भी behavior की बात करते हैं, observation की बात करते हैं, we started jotting down, we started making the quantitative parameter, we started making the checklist kind of things, the quantitative things which we can easily fix at one place, right? Rather making it like this qualitative. तो कहीं ना कहीं longitudinal रिसर्च जो है हमारे फील्ड में, क्योंकि हमारे पास डेटा कलेक्शन पॉइंट्स कम हो जाते हैं जब हम उसको दूसरे फील्ड से देखते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स वगैरह की अगर मैं फील्ड की बात करूं, उनके पास एक ह्यूज डेटाबेस रहता है, एक मतलब एक बहुत ही सेट पैटर्न में चीजें चलती चली जाती हैं। बट व्हेन वी टॉक ऑफ द रिसर्च इन आवर फील्ड एंड that too within a child and that too in the field of our education, then we find that there is a small data collection points, बहुत कम स्पेन के लिए हम डेटा कलेक्शन करते हैं। एंड सेकेंडली जब हम कलेक्शन करते भी हैं then it focuses mainly on the quantitative paradigm, वो quantitative aspect तक कहीं ना कहीं रुक के ज्यादा रह जाता है। ठीक है, तो जब भी हम these are the main types of longitudinal studies जिसकी मैंने बात करी थी, that is the panel studies, trend studies, retrospective longitudinal studies and simultaneously cross sectional studies. अब अगर हम इनकी बात करें, let's begin with these types of longitudinal studies. So let's begin with the first thing, that is the prospective longitudinal studies or the panel studies. A panel studies क्या है? What is a panel? The panel studies are a particular design of longitudinal study. एक particular design है longitudinal study का, in which the unit of analysis is followed at specific intervals over a long period of time, often many years. Right? What is the panel in it? I mean, जब भी हम किसी यूनिट को एनालाइज करते हैं and it followed the specific interval, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद 5 साल के बाद मैंने उसको ऑब्जर्व किया, फिर मैंने अगले 5 साल उसको I just left the things, then again after a particular period of time, ऐसे करते करते कई सालों तक मैं जब एक लंबे समय तक उसको एक स्पेसिफिक पीरियड या टाइम इंटरवल में जब मैं चीजों को एनालाइज करती हूँ या स्टडी करती हूँ, then it become a part of the panel studies, right?
The key feature of panel study is that they collect the repeated measures from the same sample at the different point of time. Collect the repeated measures. मैंने एक sample select किया. Sample मतलब suppose a group of बच्चा मैंने ले लिया, group of students मैंने ले लिया, और group of बच्चों के साथ मैंने क्या किया, I collect repeatedly, मतलब repeatedly in the sense कुछ particular interval के बाद आज लिया, फिर मैंने suppose एक महीने बाद, फिर कुछ time के बाद, फिर कुछ time के बाद, repeated measures from the same sample at the different point of times. When I just collect the things, then it become a very important characteristics of the panel studies, of the longitudinal study, right? So the things are that the panel study, सबसे पहली चीज क्या है इसके अंदर, there is a specified interval. एक पर्टिकुलर इंटरवल के टाइम इंटरवल होता है, दूसरा लंबा, इट्स अगेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल जहां कहीं भी लॉन्गिट्यूडनल आएगा इट्स लाइक लंबा टाइम पीरियड. द टाइम इज अ मेजर फैक्टर, राइट? So during that time period, whenever I try to study a particular characteristics, a particular cause and effect relationship over the population in a specified interval, एक particular fixed interval of time पे, एक specific population के साथ, जब मैं किसी characteristics को या कुछ भी cause and effect relationship को establish करने या पढ़ने की कोशिश करती हूँ, then it becomes a part of the panel study. And the important characteristic is that repeatedly, मतलब बार बार, मैं ऐसा नहीं करूंगी कि भी मैं अपना पॉपुलेशन चेंज कर दूंगी, नो, और या मैं उसके साथ स्ट्रिक्टली रहूंगी, नो, मैं कुछ टाइम पीरियड के बाद सेम सैंपल के साथ, सेम लोगों के साथ दोबारा जाके रिपीटेड मेजर्स के साथ आई विल अगेन स्टडी एट द डिफरेंट पॉइंट्स एंड टाइम, एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, मैं उसी के साथ स्टडी करती हूँ, ठीक है? अगेन क्या करती हूँ उसके साथ, चूज सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस of variables, certain variables, I will observe certain variables, right? Prospective longitudinal studies or panel studies, there are the threats to their validity and cons of studies. Okay? There are like some positive points and there are some challenges whenever we talk of the longitudinal or the panel studies की अगर मैं बात करूंगी, ठीक है? अब देखो panel studies की इसके अंदर क्या है, the positive और negative दोनों की हम बात कर रहे हैं. The positive is like we can say, I mean like अगर मैं इसको positive भी ना कहूँ, positive ये है कि there is like those characteristics जो हम एक सरसरी तौर पे एस्टेब्लिश नहीं कर पाते, जब हम किसी भी चीज की गहराई में जा नहीं पाते, और अगर हमें बहुत डीप रूटेड किसी चीज को जानना है तो उसके लिए वी नीड टू गो फॉर द लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज. लेकिन अगर मैं बात करूं इन पैनल स्टडीज की, तो उसके अंदर हम लोगों को कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है, दैट इज एक्सपेंसिव. एक ही ग्रुप के साथ बहुत लंबे समय तक स्टडी करना, सपोज 20 साल मैंने एक ग्रुप को सेलेक्ट किया, उसी ग्रुप के साथ मैं स्टडी कर रही हूँ, देन इट बिकम एक्सपेंसिव. 20 साल तक किसी रिसर्च को कैरी करना भी बहुत मुश्किल है. कई बार हमारा क्या होता है, कई बार हमारे जो लोग हैं, दैट इज अ कमिटेड रिसर्च टीम, सपोज मैंने ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किया, उसमें से कुछ लोग जो है, मेरा वो जो मैंने उनको 3 साल स्टडी किया, अचानक से 3 साल के बाद मैंने देखा यार कुछ लोगों का शादी हो गया, कुछ लोग उस ग्रुप से निकल गए, कुछ लोगों के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गया, तो वो जो ग्रुप था जो मैंने सेलेक्ट किया था आज से 5 साल पहले 10 लोगों का, वो ग्रुप अब बचा ही नहीं इस तरीके से. तो देयर इज अ लैक ऑफ कमिटमेंट आल्सो अमंग द रिसर्च टीम. जो रिसर्च टीम है उसके अंदर जो कमिटमेंट की कमी देखने के लिए मिलती है, उसके कारण भी जो आपका जो लाइक जो रिसर्च है, जो पैनल स्टडी है, बहुत इफेक्टिवली कैरी आउट नहीं हो पाता. थर्ड थिंग, ऑफ कोर्स इट्स टाइम कंज्यूमिंग. इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि उस टाइम के अंदर अपने आप को मोटिवेट रखना और उतना पैशनेट रखना किसी चीज के लिए, इट ऑल्सो बिकम अ बिग चैलेंज. और शायद सबसे ज्यादा मुश्किल तब आती है whenever there is a lack of commitment. It is easy to say, it is difficult to predict कि मैं अगले दिन मतलब मेरा किस तरीके का लेवल रहेगा. आप साल 2 साल 3 साल किसी को स्टडी कर सकते हो, बट जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन आपको 20 साल तक उन लोगों का, जो मैंने भी स्टार्टिंग की 3rd-4th स्लाइड में बात करी, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल और वॉकिंग इफेक्ट लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में 20 साल तक मैं उनको स्टडी करना चाहती हूँ, ताकि मैं बहुत इफेक्टिवली एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करूं कि भाई सिर्फ वॉक करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल पे प्रभाव पड़ता है, या फिर जिन लोगों का जो वॉक करते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल पे प्रभाव पड़ता है, वो उसके अलावा भी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं. तो ये सब जानने के लिए मुझे 20 साल देने पड़ेंगे. बट सोचो, मैं 20 साल पहले जिन 5 महिलाओं का चयन करूं कि मैं इन 5 महिलाओं का अध्ययन करना चाहती हूँ, और उसके बाद सडनली कोई उनमें से कहीं शिफ्ट कर लेता है घर, कोई जो है वॉक करना छोड़ देता है, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई जो है मतलब शादी करके चला जाता है, या कोई किसी किसी कारण से कहीं कहीं बिजी हो जाता है, तो उसके बाद मैं किसके साथ बचूंगी? आई विल एंड अप विद आई गेस हार्डली 1 or 2 participants. Then it is also one of the big challenge actually, rather I can say, to do the things effectively with the same research team, with the same participants over a longer period of time. There is a threat also. There is a threat to the validity here.
पैनल कंडीशनिंग, कभी कभी हमारा जो पैनल है मतलब उसकी कंडीशनिंग इस तरीके की हो जाती है, दे बिकम लाइक यूज्ड टू ऑफ इट, दे बिकम लाइक यूज्ड टू कि उनको लाइक अच्छा एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपको सेम तरीके के सैंपल पेपर मिलने लग जाए, सेम सैंपल पेपर मिलने लग जाए, सेम क्वेश्चंस, तो आपको कहीं ना कहीं फाइनल पेपर आप प्रेडिक्ट करने लग जाते हो, ओ दिस इज द थिंग व्हिच आई हैव टू राइट। जैसे आपको कोई क्वेश्चन लिखने के लिए आता है तो कभी कभी ओवर मतलब आपको लगता है ओ इसका आंसर मुझे यही मार्क करना चाहिए, दिस इज एक्सपेक्टेड मी टू आंसर, तो समटाइम्स वी बिकम सो कंडीशनड कि अच्छा ये चीज होगा तो उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, दैट वी स्टार्टेड प्रेडिक्टिंग। ओवर जनरलाइजेशन या ओवर कंडीशनिंग करने से भी कहीं ना कहीं जो वैलिडिटी है, जो वैलिडिटी इन द सेंस जो मैं सोच रही हूँ कि मुझे इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा, ये एक प्योर रिलेशनशिप में जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाह रही थी, जो ऑब्जेक्टिव में अचीव करना चाह रही थी, वो ऑब्जेक्टिव भी मैं अचीव नहीं कर पाती हूँ। तो दीज आर द लाइक सम ऑफ द चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ व्हेन आई टॉक ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल और द पैनल स्टडीज, राइट। When I talk of panel conditioning, बड़ा एक अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है पैनल कंडीशनिंग कैसे किस तरीके से करता है। पैनल कंडीशनिंग है क्या, जो इसका एक वन ऑफ जो थ्रेट है दैट इज पैनल कंडीशनिंग। एंड व्हाट इज द पैनल कंडीशनिंग? पैनल कंडीशनिंग इज द एक्ट ऑफ मेजरमेंट that can alter that which is being measured। ये किस तरीके का मेजरमेंट है जो ऑल्टर कर देता है किसको जो मेजर कर रहे हो। जैसे किसके अंदर देखो कि इसके अंदर बड़ा एक अच्छा एग्जांपल मैंने लिखा है, आई जस्ट वांट टू रीड दैट एग्जांपल, ठीक है। randomly assigned a newlywed couple to one of the two group। मैंने क्या किया, newlywed couples को दो ग्रुप पे randomly assign कर दिया। one that participated in frequent and intensive interview, एक मेरा स्टडी ग्रुप है। मैरिटल मेरा मैं स्टडी करना चाहती हूँ मैरिटल सेटिस्फेक्शन एंड वेल बीइंग ओवर द कोर्स ऑफ 4 years, 4 साल तक। मैंने क्या किया, न्यूलीवेड ग्रुप को दो ग्रुप में डाल दिया और मैं स्टडी करना चाहती हूँ कि क्या वो अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाइड है और उनके वेलबींग को लेके 4 साल तक। और जो पार्टिसिपेटेड है इन एंड दैट पार्टिसिपेटेड इन मिनिमल एंड इनफ्रीक्वेंट इंटरव्यूज ओवर दैट पीरियड। और मैंने क्या किया, मैंने इनफ्रीक्वेंट और जो कम से कम कुछ इंटरव्यूज लेके स्टडी करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, बाय द 4th year जब वो चौथे साल में पहुंचते हैं, द मैरिज ऑफ द स्टडी ग्रुप कपल्स अपीयर टू बी बेटर एडजस्टेड एंड सेवरल डायमेंशंस ऑफ द ऑन द सेवरल डायमेंशंस ऑफ द मैरिटल क्वालिटी। की जो चीज शुरू में रिफ्लेक्ट हो रही थी, जो चीज शुरू में बेसिस था मेरी स्टडी का कि मैं उनका देखना चाहती हूँ मैरिटल सेटिस्फेक्शन एंड एडजस्टमेंट, तो धीरे धीरे जब वो 4 साल बीतते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डायमेंशंस में उनका एडजस्टमेंट लेवल बहुत बेहतर हो जाता है मैरिटल क्वालिटी का। दोज रेंडमली असाइन्ड टू रिफ्लेक्ट on the quality of relationship subsequently had different attitude about those than the member of the control group। तो जो मेरा स्टडी ग्रुप है जिसके अंदर मैंने क्या डाला था, मैंने न्यूली वेड कपल्स डाले थे, ठीक है। तो उनका जो स्टडी है, जो मैंने मतलब जो रिलेशनशिप को लेके जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट हो जाती है, उनकी कंडीशनिंग हो जाती है इन कंपैरिजन टू दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो दिस इज द थिंग लाइक हाउ द पैनल द कंडीशनिंग हैपेंस। कंडीशनिंग हैपन जो चीजें हमें दिखाई देती हैं कि स्टार्टिंग में लाइक ग्रुप के अंदर जो दिखाई देता है, जो शायद हमें डिससेटिस्फेक्शन होती हुई नजर आती है, बट टाइम पीरियड के साथ साथ वो किधर बदलती चली जाती है, एक कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट होती नजर आती है। So this also is in a kind of a threat to the threat to the design, that is the panel conditioning। Your conditioning become a threat that can alter that which is being measured। जिसको आप मेजर कर रहे हो एक्चुअली में वो उसी को ही ऑल्टर कर देती है सिचुएशन को। that is also one of the biggest challenge। Repeated, second है repeated cross sectional studies or the trend studies, again very interesting। What is repeated cross sectional data? Are created where a survey is administered a new sample of interviews at a successive time period, ठीक है। new sample of interviews, जब भी आप सर्वे कर रहे हो that the new sample of interviews different point of times with like for an annual survey, this means that respondent in 1 year will be different people to those in the prior years। मतलब every year trend study, किसी भी trend को study करने के लिए this is a type of a repeated cross sectional studies or the trend studies, कि किसी ट्रेंड को पढ़ने के लिए आपने क्या किया, मैंने आज जिसका इंटरव्यू लिया था 1 साल बाद वो है ही नहीं, फिर मैं किसी और का स्टडी कर रही हूँ, फिर मैंने देखा कि यार वो नहीं है, फिर मैं किसी और का स्टडी कर रही हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू नो द एटीट्यूड ऑफ द लाइक गर्ल्स टुवर्ड्स द बीएड कोर्स, मैंने आज जिसका स्टडी किया वो 2 साल बाद नहीं है, फिर कोई और आ गया, फिर मैंने उसका स्टडी किया, फिर मैंने उसका स्टडी किया। दैट इज लाइक हाउ द रिस्पोंडेंट इज चेंजिंग इन 1 year विल बी डिफरेंट पीपल। वो हर साल क्या है, एक अलग कोई व्यक्ति है जिसका मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। इसका क्या लाइक प्रोज एंड कॉन्स है व्हेन आई टॉक ऑफ द एडवांटेजेस ओवर द पैनल स्टडी। पैनल स्टडी हमने पढ़ा, अब हम लोग बात करते हैं रिपीटेड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज और ट्रेंड स्टडीज। तो उसका क्या है, अगर मैं देखूं इट इज चीपर। अगर मान लीजिए कि मैंने एक डिफरेंट ईयर में, इस साल मैंने इसको स्टडी किया, फिर अगले साल वो बंदा चला गया, मेरा पार्टिसिपेंट कहीं चला गया, मैंने किसी और का इंटरव्यू ले लिया उसकी जगह जो आया, फिर मैंने किसी और का इंटरव्यू ले लिया, फिर मैंने किसी और का इंटरव्यू ले लिया। तो इसका सबसे बड़ा प्रोज क्या है, इट इज चीपर टू कंडक्ट, सस्ता है।
easier to arrange करना भी आसान है. I need not to change my participant. मेरा participant अगर कहीं चला भी जाता है किसी कारणवश तो I need not to bother about it. ठीक है, there is no panel conditioning, कोई conditioning ही नहीं है क्योंकि अभी जिसका स्टडी किया था नेक्स्ट ईयर जो उनसे मैं मिलूंगी टोटली न्यू है. They are not acquaint, they didn't become comfortable in that environment. तो उसके अंदर क्या उनका conditioning भी नहीं होता. And what is the cons? Not suited to resolve the issues of the causal order. ठीक है, कोई भी इश्यू जिसके अंदर वही अगेन जो हमने बात करी थी, अगर हम किसी भी चीज की कॉज एंड इफेक्ट को हम स्टडी करना चाहते हैं तो इट्स नॉट दैट इजी टू स्टडी दैट, राइट. नॉट suited to study the developmental patterns. ठीक है, किसी भी जगह के डेवलपमेंट पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है. डेवलपमेंट इन द सेंस क्या क्या विकास कितने दर में हुआ है वो भी उसके लिए बहुत इफेक्टिव नहीं है. The need to use the same questionnaire. ठीक है, this is also one of the negative thing. Like if I want to study something, I have to use the same questionnaire. The same questionnaire use करने से क्या होता है, कभी-कभी conditioning आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है. Like this year, you gave that responses with that questions. फिर again you are getting the same questionnaire. फिर again you are getting the same questionnaire. Then you become very habituate of getting those questions, of addressing those questions, of like resolving those issues. So these are the cons of like cross-sectional studies or the trend studies when I talked about in comparison to the panel studies, right? Or we can say the trend studies. Retrospective longitudinal studies. Retrospective longitudinal data are gathered during a single investigation in which respondents are asked to think back and answer question about the past. Retrospective मतलब retrospect करना, अपने अंदर झांकना, आकलन करना. Longitudinal data are gathered during a single investigation. आप investigation करते हो जिसमें respondent को कहते हो सोचो. Like अगर आप मुझसे पूछो आप 5 साल पहला कैसा करते थे. Retrospective longitudinal study. मैं travel नहीं कर रही, टाइम मेरा सेम है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, पर you are asking me to travel 30 years back कि आप पहले कैसे करती थी, फिर आप कैसे करती थी, 5 साल पहले कैसे सोचती अगर ऐसा होता. तो that is a kind of a retrospect in which the respondent are asked to think back and answer the question about the past. जिसमें मैं ही अपने past के बारे में सोचूं, मैं ही पीछे जाके चीजों को देखूं, then it is a retrospective longitudinal study. तो what are the pros and cons? It's again the time saving and economical because we need not to chase the participant, we need not to travel the time. मैं अपने time period में खुद ही travel कर रही हूँ. You are just asking me to retrospect like what has happened in the past, how I used to think, I mean how I am thinking. तो इन सब चीजों को लेके बात किया जा सकता है. Cons क्या है? What are the cons? It is unreliable data from the participant because it is not necessary. What I'm telling you is absolutely right क्योंकि मैं वो कॉन्टेक्स्ट को ट्रेवल करके आ चुकी हूँ. उस टाइम में जब आप किसी सिचुएशन में होते हो तो वहां पे आपको सही गलत नजर नहीं आता, पर जब वो सिचुएशन से आप ट्रेवल करके आगे निकल जाते हो तो जब आप थोड़ा दूर होते हो उस टाइम से और पीछे झांक के देखते हो तो आपको अपनी बहुत सारी गलतियां नजर आती है जिसको हम कभी कभी छुपा लेते हैं, या बहुत सारी ऐसी अच्छाइयां नजर आती है जिसको हमें लगता है कि यार ये हमें शायद बताना चाहिए, मैं ऐसा कर सकता था. ठीक है, तो कभी कभी when we travel a particular period of time and when we try to look it back, तो there are lot many things which come in a different way. वो जो डिफरेंस है वो हमारे डेटा की रिलायबिलिटी को, डेटा की विश्वसनीयता को, डेटा की वैधता को कम कर देता है और ये अक्सर हम सबके साथ होता है. तो जब भी आप कहीं, जब आप एक्चुअली में उस टाइम पीरियड में मूवमेंट में हो तब मैं कैसे सोच रही हूँ, दैट इज द रियल डेटा. अगर मैं इस टाइम पे कोई काम कर रही हूँ, सपोज लाइक इफ आई सेड कि मेरी जो छोटी बहन है शी इज लाइक अनॉयड बाय मी, ठीक है, शी इज अनॉयड बाय मी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. इफ यू जस्ट कम एंड आस्क मी, माय आंसर इज टोटली डिफरेंट. ठीक है, बट अगर आज से 5 साल बाद में पूछो कि आपकी जो छोटी बहन है वो आपसे किस कारण से नाराज हुई थी, तो शायद मेरी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट तरीके से होगी क्योंकि 5 साल के बाद मैं इस टाइम को ट्रेवल करके जा चुकी होंगी. मैंने खुद ने भी कुछ एनालिसिस किया होगा, मैंने खुद ने भी कुछ रेट्रोस्पेक्ट किया होगा. वो रेट्रोस्पेक्ट मेरे आंसर्स को क्या करेगा, टेलर्ड फिट रिस्पॉन्सेज में कन्वर्ट कर देगा. तो वो जो रिलायबिलिटी है, वो रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं क्या होगी, वो रिलायबिलिटी कम होती नजर आ जाती है, राइट. Okay, simultaneously cross-sectional studies की अगर मैं बात करूं, simultaneous cross-sectional studies are conducting with a different age group sampled only partially longitudinally because it does not involve the examination of change over time but rather across age group. ठीक है, अगर मैं जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं, डिफरेंट एज ग्रुप जो सैंपल है उसके ऊपर स्टडी करती हूँ ओनली पार्शियली लॉन्गिट्यूडनली बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व. पार्शियली लॉन्गिट्यूडनली मतलब इट्स नॉट अ फुल लॉन्गिट्यूडनल, पार्शियली. मैंने कुछ समय तक कुछ लोगों को स्टडी किया, ठीक है, इसके अंदर क्या नहीं होता, डज नॉट इन्वॉल्व द एग्जामिनेशन ऑफ चेंज. क्या क्या चीजें चेंज हो उसको एग्जामिन नहीं करते ओवर द टाइम बट रेदर अक्रॉस द एज ग्रुप. मेरा एज ग्रुप चेंज हो जाता है पर उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट के साथ डिफरेंट मतलब सेम पार्टिसिपेंट के साथ क्या क्या चेंज
चेंज आया इन डिफरेंट टाइम, वो हम उसके अंदर स्टडी नहीं करते बिकॉज माई एज ग्रुप गेट चेंज. Respondent's age is the key sampling variable, while in ordinary cross-sectional design, age is just another variable. ठीक है, जब मैं बात करती हूँ साइमल्टेनियस क्रॉस सेक्शनल स्टडी, यहाँ पर एज बहुत मायने रखता है. अगर मैं नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल की बात करती हूँ, एज एक वेरिएबल है, एज एक जस्ट एक फैक्टर है, बट साइमल्टेनियसली एज वेल एज अभी मैं 30 साल मतलब मैं 20 साल की उम्र में हूँ, साइमल्टेनियसली दूसरे एज ग्रुप के अंदर कोई बंदा है, तो यहाँ पे ये जो एज ग्रुप है दैट मैटर्स. तो रिस्पोंडेंट की एज यहाँ की वेरिएबल है. ठीक है, रिस्पोंडेंट की एज यहाँ पर सैंपल की जाती है. रादर अगर मैं ऑर्डिनरी क्रॉस सेक्शनल डिजाइन की बात करूंगी तो एज क्या है, एज इज जस्ट एन अनदर वेरिएबल टू बी गेट स्टडीड. एज एक अनदर वेरिएबल है जिसकी स्टडी की जा सकती है. इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज वेरी इकोनॉमिकल. ठीक है, अगेन देयर इज एन जेनेरिक आइटम्स है जिसको डिवाइस करना पड़ता है, कोहेरेंट इफेक्ट्स. ठीक है, ओके, व्हाट इज अदर लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन्स की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, इंडिजीनियस वे टू रेमेडी सम ऑफ द वीकनेसेस. लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन्स के अंदर क्या क्या, देयर इज द पॉजिटिव थिंग्स, देयर इज एन चैलेंजेस आल्सो. ठीक है, बट इफ वी टॉक ऑफ द सम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन्स, तो उसके जो चैलेंजेस है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं. वी कैन मेक इट reduce by doing what, by the rotating panels. हम अपने panels को rotate कर सकते हैं, panels को split कर सकते हैं. दूसरा, we can we can create some administrative panels as well. cohort study कर सकते हैं. we can accelerate the longitudinal design. सबसे interesting thing, experimental design research कर सकते हैं and diary studies कर सकते हैं. with all those things we can reduce the weaknesses and the challenges of the longitudinal studies, and we can make the longitudinal studies much more effective, right? Now just came to this thing, the longitudinal qualitative research. Whenever I talked of the longitudinal qualitative research, it means devising the longitudinal qualitative study is relatively easy replacement of the quantitative data collection with qualitative methods. अगर मैं इसको कहीं ना कहीं अगर मैं quantitative data के साथ साथ इसको qualitative studies को लेके आ जाती हूँ, then the things became more easy. The cross-sectional representative is unlikely to be achieved, and qualitative studies, they are the much more straightforward to devise. I mean, when I talked of the qualitative study, though क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का ही बहुत महत्व है, बट कहीं ना कहीं जब हम क्वालिटेटिव स्टडीज की बात करते हैं, इट बिकेम मच मोर इजी इन कंपैरिजन टू क्वांटिफाई द डेटा, बिकॉज वंस यू क्वांटिफाई द डेटा, द एनालिसिस ऑफ दैट डेटा इज अगेन बिकम वेरी चैलेंजिंग. So whenever you devise a qualitative study, it is easy to handle, and it can be a kind of a replacement of the quantitative data collections with the qualitative studies, right? Like if we just see at there is again, and what is more appropriate, when it is more appropriate to use the longitudinal than a cross sectional design. It is again one of the very important thing कि हमें quantitative या इसके अंदर हमें longitudinal use करना चाहिए या cross sectional design use करना चाहिए. तो longitudinal studies कहाँ ज्यादा suitable है for the dynamic elements, जहाँ पे चीजें बहुत तेजी से change हो रही हैं. अगर चीजें constant हैं, चेंज कम है, देन वी कैन गो फॉर द क्रॉस सेक्शनल स्टडीज. लेकिन अगर चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, वेरिएबल्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, इन दैट वे we have to go for the longitudinal study, like especially in terms of a child. When we talked of the studying the child, अगर कुछ ऐसे characteristics हैं, कुछ ऐसे variables हैं जो हम study करना चाहते हैं जिसमें change बहुत ज्यादा है, then it is better we go for the longitudinal study. And where there is a stability, there is a less change, we can go for the cross sectional study. Cross sectional research is useful to describe the variable and pattern of relationship at a particular period of time. There is little or nothing that cross-sectional research can do that longitudinal research cannot. ठीक है, तो longitudinal research के अंदर बहुत सारे कुछ additional features भी हैं जिनको हम study कर सकते हैं. हालांकि दोनों ही research का अपनी अपनी जगह अहमियत है. cross-sectional जो research designs हैं वो कुछ चीजें बहुत बेहतर तरीके से कर सकती है, like हमें कम समय में बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल करा सकती है. लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का बेस्ट फीचर ये है कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के साथ जो भी चेंज हमारे आसपास हो रहा है, जिस तरीके से जो चीज प्रभाव डाल रही है, उन सारे प्रभावों का हम अध्ययन बहुत ही प्रभावी रूप से कर सकते हैं और उसके अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश की जा सकती है. थैंक यू सो मच फॉर दिस. हम लोगों का ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे केस स्टडी एज अ मेथड. तो अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चंस. उससे कैसे क्वेश्चन आएगा पेपर में वो प्लीज बता दीजिए. बेटा जब हम लोगों का मोनिका, जब हम लोगों की लास्ट क्लास होगी तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक सर्टेन क्वेश्चंस. ठीक है, जिस तरीके से आप अभी तक पेपर देते आ रहे हो, पेपर पैटर्न में एज सच अभी मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई चेंज है. तो इन द सेम वे दिस इज द सिलेबस दैट इज इन स्किल एनहांसमेंट कोर्स. स्किल एनहांसमेंट कोर्स में देयर आर द यूनिट जो आपका शायद पॉसिबली जब एग्जाम होगा तो उसके अंदर बनेगा. द पेपर पैटर्न विल बी द सेम. इफ देयर इज एनी चेंज then I will discuss. कुछ questions है, मैं लास्ट में वो आपसे शेयर कर लूंगी.
मैम ये सुशीला बेटा मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही बताया था, ये आपका एक स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया, ये पेपर है। पास स्टडी मटेरियल नहीं है, आप व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो क्या? आई नो बेटा आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, लेकिन आप सबके पास ये वीडियोस अवेलेबल है, आप अपने जाके अपना जो डैशबोर्ड है उसके साथ ये वीडियोस ले सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन नोट्स, मुझे लगता है काफी सारी चीजें इसमें ऑलरेडी रिटन में है, राइट? एंड वी ऑल्सो पुटिंग द मटेरियल, अगर आप अपना देखें तो वहां पे मटेरियल भी है, तो वो मटेरियल आप यूज कर सकते हो, आप ये पीपीटीज यूज कर सकते हो, आप वीडियोस की रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, तो यू हैव आई गेस लॉट ऑफ स्पेस टू मेक योर ओन मटेरियल बाय द टाइम यू विल गेट द बुक्स ऑल्सो। I can find. हाँ बेटा वंशिका, you might not be able to find the material on the SOL website because अभी इस तरीके से मटेरियल अपलोड नहीं हुआ है। आप जाके अपने मटेरियल के सेक्शन में देखिए, कुछ लोगों ने, कुछ टीचर्स ने, इनफैक्ट ये आपका जो वीडियोस वहां पर अवेलेबल है, कुछ स्टडी मटेरियल्स भी अटैच किया होगा, तो विद दोज मटेरियल्स आई गेस दिस टाइम वी नीड टू वर्क फॉर सम टाइम, राइट? एंड बाय दैट टाइम पॉसिबली वी विल बी एबल टू get the books also as well as like in the hard copy form में या फिर SOL वेबसाइट की फॉर्म में आप लोगों को वो बुक्स भी मिल जाएंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।